हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैकग्राउंड रेडिएशंस। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं बच्चे? हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे या उसकी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स मुसलसल क्या खारिज कर रहे हैं? रेडिएशंस। अब इनकी जो रेडिएशंस है निकल के वो कहाँ पे पहुँच रही हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में, है कि नहीं? तो अब ज़मीन की जो सॉइल है या वाटर है, जहाँ पे भी ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी वजह से ज़मीन के एटमॉस्फेयर में जो रेडिएशंस पाई जाती हैं, इन रेडिएशंस को क्या कहते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आगे वो कहता है कि ये रेडिएशंस हमारे माहौल का, हमारे एटमॉस्फेयर का ऐसे ही हिस्सा हैं जैसे हमारे माहौल में रोशनी है, हवा है, बारिश है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ये जो रेज़ हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, इनको हमारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। क्या कर सकता है? बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा मिकदार में हो, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एक्सरेज़ करवाने जाते हैं तो एक्सरेज़ में क्या होता है? वो जो आपका एक्सरे करते हैं, एक्सरेज़ एक रेडिएशंस हैं, आपकी बॉडी से गुजारी जाती हैं और वो आपकी बॉडी के अंदर का अक्स हमें दिखाती हैं। तो साल में 1-2 मरतबा ये करवानी चाहिए एक्सरे, क्योंकि वो काफ़ी मकदार में आपकी बॉडी से रेडिएशंस को गुजारा जाता है। अगर आप रोज़ाना ही हर हफ्ते जाएंगे, ज़रा जी को सट लग जाए या एक्सरे करवा ली, तो उससे बार बार जब आपकी बॉडी से ज़्यादा मकदार में रेडिएशंस गुजारी जाएंगे तो उससे आपकी सेहत को ख़तरा हो सकता है, आपको ब्लड कैंसर वगैरह हो सकता है। ठीक है कि? इसके अलावा जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी हासिल की जा रही होती है, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं, जहाँ पे बिजली बनाई जा रही है, वहाँ पे भी यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है ना, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशंस मौजूद होती हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके लिए ख़तरा हो सकता है। एंड पे कुछ और भी बातें ख़तरे के बारे में, इसके बारे में बताई जाएंगी आपको। दूसरे नंबर पे है बच्चे कॉस्मिक रेडिएशंस या कॉस्मिक रेज़। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये अगर हमारी ज़मीन है तो ज़मीन जो है उसके ऊपर बाहर से, आउटर स्पेस से, बाहर की जो दुनिया है, सितारे वगैरह, बाहर से सूरज से रेडिएशन हमारी ज़मीन पे आ रही हैं। अब बाहर से, बाहर वाली जो खला है, स्पेस है, वहाँ से जो रेडिएशंस हमारी ज़मीन पे आ रही हैं, उन रेडिएशंस को क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेडिएशंस। अब इसके बाद और आगे सेकेंडरी रेडिएशंस। ये कौन सी हैं स्टूडेंट्स? जब ये बाहर से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स के साथ टकराती हैं। हमारे माहौल में बहुत सारे एटम पड़े हुए ना, गैसेस की सूरत में, हवा में। तो जब ये आके उन एटम्स के साथ टकराएंगे तो उन एटम्स में से भी फिर कुछ रेडिएशन निकलेंगी। वो जो रेडिएशंस निकलनी हैं कॉस्मिक के टकराने से, वो रेडिएशंस क्या होंगी? सेकेंडरी रेडिएशंस होंगी। ठीक है? अच्छा, इसका करना क्या है वो हम बाद में देख लेते हैं। आगे उसने ये भी बताया हुआ कि ये इस रेज में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इसमें कौन कौन से, इसके नीचे उन्होंने लिखा है, तो बच्चों ये आपने वहाँ से देख लेने हैं। आगे हमारे पास है न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। लॉन्ग क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन इम्पोर्टेंट ही है। ट्रांसम्यूट का मतलब है, ट्रांसमुटेशन का, कि एक का तब्दील होना दूसरे में। ठीक है? अब यहाँ पे न्यूक्लियर है, इसका मतलब एक न्यूक्लियस तब्दील होगा दूसरे न्यूक्लियस में। ठीक है? क्या अमल है? देखें ज़रा इधर। ऐसा अमल जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसका नाम पहले वाले न्यूक्लियाई का हम क्या रखेंगे? पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स किसके साथ? एक्स के साथ। ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये अपने अंदर से क्या खारिज कर रहा है? रेडिएशंस खारिज कर रहा है। अब ये रेडिएशंस खारिज करेगा
करके रेडिएशन खारिज कर करके ये कोई और चीज़ बन जाएगा। अब ये जो और न्यूक्लियस हमें मिलेगा, जो नया मिलेगा, वो क्या होगा, उसको कहेंगे डॉटर। उसका नाम क्या है, डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई। उसका नाम क्या है, डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, वाई के साथ। प्लस साथ में हो सकता है बच्चे कुछ छोटे पार्टिकल्स भी खारिज हों, कुछ छोटे और चीज़ें भी खारिज हों, साथ में हो सकता है कुछ एनर्जी भी खारिज हो। ठीक है। अब ये जो नया बना है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई से। तो अब बच्चे पेरेंट का मतलब तो आपको पता ही नहीं, जो बड़ा होता है उसको पेरेंट कहते हैं, जिससे निकलती है कुछ है कि नहीं। और जो निकलता है उसको हम आमतौर पर डॉटर कहते हैं। जो छोटा हो, तो ये जो बड़ा था, जो अनस्टेबल था, जो टूटा है, वो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई। और ये जो नया बना है ये कौन सा है, डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई। कि ये कुछ हद तक क़याम पज़ीर है। ये क्या था, गैर क़याम पज़ीर था। क्या था, अब उसने ख़ुद को क़याम पज़ीर करने के लिए अपने अंदर से ये नई चीज़ें निकाल दी हैं। ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, अब आगे देखें। जब ये न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का अमल होता है, एक न्यूक्लियस दूसरे में तब्दील होता है, तो यहाँ पे 3 तरह के काम होते हैं। पहला है अल्फ़ा डिके। क्या नाम है उसका, अल्फ़ा डिके। पहला अमल ये है। दूसरा है स्टूडेंट्स बीटा डिके। क्या है, बीटा डिके। और तीसरा है स्टूडेंट्स गैमा डिके। क्या है, गैमा डिके। ठीक है। अब लेट्स सी कि अल्फ़ा डिके हमारे पास क्या होता है। देखिए, अगर हम एक पेरेंट न्यूक्लियाई लें, अब मैं इसको सिंपल एक्स वाई से रिप्रेजेंट करता हूँ। हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और उसका मास नंबर क्या है, A है। ये टूटा और ये टूट के बन गया डॉटर न्यूक्लियाई। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Y से। अब जब नया जो बनेगा इस अमल में, जो नया बनेगा उसका एटॉमिक नंबर -2 हो जाएगा, यानी कि पहले जितना था उससे 2 कम हो जाएगा जो नया बन रहा है। मैं अब एग्जांपल भी करता हूँ। और जो मास नंबर है वो कितना कम हो जाएगा, 4, यानी कि 4 टाइम्स कम हो जाएगा। अच्छा, और हमारे पास -4 हो जाएगा। प्लस साथ में क्या खारिज होगा, अल्फ़ा डिके लिखा है, साथ में अल्फ़ा पार्टिकल खारिज होगा। क्या खारिज होगा, अल्फ़ा पार्टिकल। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल को हम कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल ये चीज़ होती है, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है। आगे अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में मैं वजाहत आगे आएगी। ठीक है, कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होते हैं। तो ये साथ में एक हीलियम का न्यूक्लियस खारिज होता है, उसी हीलियम के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। प्लस साथ में क्या खारिज होगी, एनर्जी। क्या खारिज होगी, तो देखें यही हो रहा है ना, एक बड़ा न्यूक्लियस हो रहा है, एक कोई छोटी चीज़ साथ हो रही है, साथ में कुछ एनर्जी। समझ आ रही है। अब एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, उर्दू आप खुद लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसने किसकी एग्जाम्पल दी है जी, रेडियम की। रेडियम यही है। अब देखें, इसने करना है अल्फ़ा डिके, यानी कि इसने अपने अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल निकालना है। कौन सा पार्टिकल निकालना है, देखें जी। तो 2 कम होगा, 88 से 2 कम के क्या क्या होगा, 86 हो गया। ऊपर 4 कम होगा, 222। अब ये पीरियोडिक टेबल में 86 किसका एटॉमिक नंबर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये होता है रेडॉन का। किसका है, तो ये अनस्टेबल टूटा और कुछ हद तक एक नया बन गया जो कि थोड़ा स्टेबल है। समझ आ गई है। उसका इतना ये कम हो गया। प्लस साथ में क्या खारिज होगा, हीलियम का न्यूक्लियस, यानी कि ये खारिज होगा जिसे अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। प्लस साथ में कुछ क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी। समझ आ गई है जी। अच्छा, यहाँ पे आगे मैं डिटेल जाऊँगा तो मैं इधर ही बता देता हूँ। अल्फ़ा पार्टिकल उन न्यूक्लियस में से खारिज होता है जिनके पास प्रोटॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनके पास न्यूट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, इसके पास 88 के करीब प्रोटॉन है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वाफर मिकदार में हों, काफ़ी ज़्यादा हों, वो यूजुअली अपने अंदर से क्या एमिट करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। वो कौन सी डिके करते हैं, अल्फ़ा डिके करते हैं। समझ आ गई है। अच्छा, आगे ज़रा देखेंगे।
बीटा डिके, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। इसमें क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है डॉटर में और एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है बाय 1, एक बढ़ जाता है। प्लस साथ में क्या होता है, मास नंबर सेम रहता है, साथ में क्या खारिज होता है, बीटा पार्टिकल खारिज होता है। क्या खारिज होता है, इसलिए इसको बीटा डिके कहते हैं, इसमें से बीटा पार्टिकल निकलते हैं। बीटा पार्टिकल क्या है, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, बड़ी एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन जा रहा हो, उस फास्ट मूविंग या तेज़ हरकत करते हैं ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, प्लस साथ में क्या रिलीज़ होगी, कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन का जो आइसोटॉप है 614 वाला, कौन से वाला, 614 वाला, ये कन्वर्ट होता है किस में, अब एक ऐड हो जाएगा 7, ऊपर सेम ही रहेगा। देख रहे हैं, ये किसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का। किसका है, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस साथ में क्या रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम बीटा पार्टिकल, प्लस साथ में एनर्जी। अब ज़रा ये सुन लें, जैसे ये मैंने इधर बताया है कि बीटा डिके कौन से न्यूक्लियस ज़्यादा तौर पे ये अमल करते हैं, किन में से ये बीटा पार्टिकल्स खारिज होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो प्रोटॉन्स की निस्बत। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 6 प्रोटॉन है, 14 में से 6 निकालें कितने बच गए, 8 प्रोटॉन, 2 एक्स्ट्रा हैं। वो जो 2 इजाफी न्यूट्रॉन है ना, वो तंग कर रहे हैं इसको, समझ आ रही है। इसलिए इसने खुद को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स इजेक्ट करना शुरू कर दिए। लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास है गैमा डिके। क्या है, गैमा डिके। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो कुछ भी नहीं करता, बस उसके पास कुछ इजाफी एनर्जी होती है। ये देख रहे हैं, ये मैंने स्टार लगाया, ये न्यूक्लियस जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट से मुराद है इसके पास कुछ इजाफी एनर्जी है, बस एनर्जी इजाफी है, और कोई पार्टिकल शार्टिकल इसने अपने अंदर से मिट नहीं करना। वो जो इजाफी एनर्जी है वही इसको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे एक जग हो यार, जग में पानी थोड़ा ज़्यादा ऊपर, तब तक वो पानी गिरेगा नहीं, वो स्टेबल, तो वो इजाफी एनर्जी इसने निकालनी है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में है। अब एक्साइटेड स्टेट का पता है आपको, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ देसी लफ्ज़ों में। एक आम बंदा सुकून में जब होता है, बिल्कुल शांत होता है, वो होती है ग्राउंड स्टेट। अगर उसी को छेड़ दिया जाए, जिसे कहते हैं पंजाबी में भूए हो ये, तो वो होती है एक्साइटेड स्टेट। वो क्या है, अब जब तक वो उसको जो उसके अंदर आग आ गई है ना, जब तक वो बाहर नहीं ना निकले, किसी के ऊपर निकालेगा नहीं जब तक, तब तक उन्हें चैन नहीं आना है। समझ आ गई। तो अब ये एटम हो गया पूरे एक्साइटेड स्टेट में है। अब केमिस्ट्री में आपको वैसे पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप लोग कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ा हुआ। चलिए मैं बता देता हूँ, चैप्टर चुप्टर छोड़ो, इधर देखो। ये होता है इसका वैलेंस शेल, उसमें पड़ा होता है एक इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के ऊपर भी एक शेल होता है, ये होता है वैलेंस बैंड, और इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। ये यूजुअली एम्प्टी होता है ऊपर वाला जो है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को दी जाए एनर्जी, यानी कि ये हो जाए पुवे, पुवे होके एनर्जी लेके चला जाता है ऊपर कंडक्शन बैंड में। अब जब तक ये इसके पास जो इजाफी एनर्जी है रहेगी, ये तब तक तबाही में जाता फिरेगा। अब ये क्या करेगा, ये एनर्जी जो है इसने निकालनी है बाहर, और ये एनर्जी इसने निकालनी है रेडिएशंस की सूरत में, और एनर्जी जैसे ही अपनी खारिज कर देगा, ये उतर के फिर वापस जहाँ से गया था उधर आ जाएगा, सुकून में फिर आ जाएगा। समझ आ गई कि नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास कोई एक्साइटेड स्टेट में एटम हो जिसके पास कुछ एनर्जी इजाफी हो, तो उस एनर्जी को वो रिलीज़ करता है, बाकी सारा कुछ वही रहता है, बस वो एनर्जी रिलीज़ होगी किसकी सूरत में, गैमा रेस की सूरत में, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं। देख रहे हैं, ठीक है बच्चों।
अच्छा, उसके बाद आगे देखें, प्लस साथ में क्या खारिज हो सकती है, कुछ और फॉर्म्स में एनर्जी भी खारिज हो सकती है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऊपर उसने वैसे इक्वेशन में एनर्जी नहीं दी, चलें आप आगे मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है कोबाल्ट की, कोबाल्ट 60, यही है 27 है नीचे। इसके पास कुछ एनर्जी है, इसको अब इसने रिलीज़ करना है, बाकी सारा कुछ वही रहना है, सेम रहना है ना वही, इसलिए मैं एक्स को एक्स ही उठा के लिख दिया। ठीक है, बस वो जो एनर्जी है वो किस सूरत में निकल जाए, गैमा रेस की सूरत में। हो सकता है गैमा रेस के अलावा कुछ और फॉर्म्स में भी थोड़ी बहुत एनर्जी उस एटम से रिलीज़ हो, तो वो जो है उसको हम सिंपल ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इनमें आपने वजाहत थोड़ी थोड़ी क्या लिखनी है, इसके नीचे थोड़ी उर्दू लिखी हुई है, आप बता देंगे कि इसमें एटॉमिक नंबर 2 कम होता है और मास नंबर 4 कम होता है, यही उर्दू में नीचे लिखा हुआ है। इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, मास नंबर के ऊपर कोई फ़र्क, बीटा पार्टिकल खारिज होते हैं, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पेपर में आ सकता है। अच्छा, आप ज़रा मुझे डस्टर दे दें, इधर से साफ़ कर दें। यहाँ तक समझ आ गई है? चलें अब ज़रा देखें जी, आगे हमारे पास है अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। इसमें से इस दफ़ा एक लॉन्ग आया हुआ था, बीटा पार्टिकल के बारे में उसने पूछा था। तीसरे नंबर पे है गैमा रेज कह लें या गैमा पार्टिकल्स रेज ही कह लें आप, चलें। अच्छा, आप ज़रा देखें जी, बीटा रेज भी कह सकते हैं वैसे। अब अल्फ़ा पार्टिकल कौन से हैं, मैंने अभी बताया था कि एक हीलियम का जो एटम है, हीलियम के एटम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके अंदर 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, 2 प्रोटॉन और 4 में से 2 निकालने, 2 ही न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अगर इस न्यूक्लियस, ये जो एटम है, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ से बाहर निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो पीछे बस प्लस ही बच गया ना, अब माइनस तो नहीं ना कोई बाकी है। तो अब इसके ऊपर 2 प्लस रह गए हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब हीलियम का बस न्यूक्लियस ही बाकी है और तो कुछ नहीं रहा, He2 4 प्लस 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 लिख लेंगे, 2 प्लस लिख लें, मर्जी आपकी। ठीक है, तो मतलब कितना पीछे चार्ज रह गया है, +2 रह गया है। ये जो हीलियम का न्यूक्लियस है, इसी को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है +2। कितना चार्ज है, पीछे मैंने बताया था 3 तरह की रेस खारिज होती हैं, एक मैग्नेट के एक साइड पे चली जाती है, एक साइड पे, क्योंकि इनके ऊपर प्लस है इसलिए एक पोल की तरफ जा रही थी ना, समझ आ रही है। तो ये आपने 2-3 बातें याद रखनी है कि हीलियम का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें शॉर्ट में पूछेगा। आगे है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या है बच्चे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन या ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन ही है ना, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिसके पास, अगर ये बड़ी तेज़ी से जा रहा हो तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उसी को हम क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा पार्टिकल। और ये यूजुअली उनमें से मिट होता है जिनमें न्यूट्रॉन्स क्या हों ज़्यादा। ये एंड पे ये भी लाइन लिखी है, ये भी लिख देना कि जिनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हों उनमें से ये खारिज। और इसमें क्या है कि जिनमें क्या ज़्यादा हों, प्रोटॉन ज़्यादा हों, ये उनसे खारिज होता है अल्फ़ा। और दूसरा ये जिनमें क्या ज़्यादा हों, क्या बच्चे, जिनमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी ज़्यादा हों। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन एटम्स में ज़्यादा हों उनमें से ये निकलता है, और जिनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा हों उनमें से ये निकलता है। और ये किस में से, इसका भी ज़रा देख लें। गैमा रेज स्टूडेंट्स क्या हैं, गैमा रेज असल में लाइट
के फोटॉन्स हैं, ठीक है। लाइट के क्या हैं? फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स ऑफ लाइट। ये फोटॉन क्या है ये सुन लें ज़रा, थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आगे ये मॉडर्न फिज़िक्स में आपको पढ़ाया जाएगा। बच्चे ये समझ लें कि ये सारी की सारी ना ये लाइट जा रही है। तो लाइट जो है वो छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से मिलके बनी हुई है। उन एनर्जी पैकेट्स को फोटॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये गैमा रे है जो जा रही है, ये जो लाइट है इसी को हम गैमा रे भी कह सकते हैं। और ये गैमा रेस क्या है बच्चे? ये एक और चीज़ भी इसको कह सकते हैं, ये एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ाया था ना, इनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, याद है। प्लस साथ में इनके ऊपर माइनस था, इनके ऊपर प्लस था, और इसके ऊपर कोई चार्ज, दे कैरी नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। प्लस साथ में ये ऐसे एटम से रिलीज़ होती हैं जो कि क्या हों? एक्साइटेड स्टेट में हो। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गैमा के बारे में। अब ज़रा आपको निशानियाँ भी लगवा देते हैं। काफ़ी आज के लिए कि और पढ़ लें थोड़ा? देख लें, मैं तो कहता हूँ ये सफ़ा पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से भी शॉर्ट ही बनने हैं, कुछ बड़ा आसान है ये कि नहीं? यार मैं निशानियाँ लगवा दूँगा ना फिर बड़ा आसान हो जाएगा। आगे फिर नया आर्टिकल है ना, वो और चीज़ है। तो ये अल्फ़ा बीटा, इसी में अल्फ़ा बीटा के बारे में लिखा हुआ है। मज़ीद बता दूँ? बस 5 मिनट और आपके चाहिए, फिर हम ख़त्म करते हैं। देखें जी स्टूडेंट्स, आगे क्या है इसका लिखा हुआ? आयोनाइजेशन इफ़ेक्ट या असर, जो मर्ज़ी आप कह लें। देखें बच्चों, हम तीनों का पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन क्या होता है? देखें इधर, पहले आयोनाइजेशन समझें। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर ये कोई पार्टिकल है, ये कोई एटम पड़ा हुआ है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। अगर ये पार्टिकल आके इसको हिट करेगा, हिट करके इसको आइंस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, तो पीछे क्या बच जाएगा? पॉजिटिव आयन ही बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पॉजिटिव। तो किसी पार्टिकल का किसी एटम को आयंस में ब्रेक करना, आयंस में कन्वर्ट करना, ये अमल जो है इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे आपको वहाँ पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ही तो खारिज हो रहा है इधर से, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास ना 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, तो तीनों की हम आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। बहुत आसान है, अभी आपको मैं बड़ा आसान करके समझा देना है। ये समझ लें अल्फ़ा पार्टिकल है, ये समझ लें बीटा पार्टिकल है, और ये समझ लें कौन सा है? गैमा, ठीक है। अच्छा अब देखें, अल्फ़ा पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, इसलिए मैंने इसको बड़ा बनाया है। ये मैसिव है इनकी निस्बत, यानी कि इसका मैस ज़्यादा है, ज़्यादा मैसी है। जब ये जाके एटम के साथ टकराएगा तो ये बड़ा है तो इसके तो टुकड़े कर देगा, ये छोटा है ये थोड़े कम टुकड़े करेगा उस एटम के। समझ आ रही है? ये बेचारा बिल्कुल ही छोटा है, ये बिल्कुल ही कम टुकड़े करेगा, तो ये इसके ज़्यादा पीस कर देगा, किरची किरची कर देगा, और ये थोड़ा कम करेगा, ये बिल्कुल ही कम करेगा। ये ऐसे ही है कि ये जनाब कोई पहलवान आ रहा है, वो आके आपको मारे चपेट गए आप, ये कोई बेचारा दरमियाने दर्जे का ही आ रहा है, थोड़ा थोड़ा असर होएगा। ये होगा तो ही कहो पर बढ़ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि दूर से आ रहा है तो थोड़ा बहुत असर डालेगा ही आपके ऊपर। तो क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन पावर है या एबिलिटी है वो किसकी है? अल्फ़ा पार्टिकल्स की है, क्योंकि उनका मैस ज़्यादा है, उनके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा है। इनके ऊपर +2 चार्ज होता है ना, और मैस भी इनका क्या होता है? ज़्यादा, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। और ये जो बीटा है, क्योंकि इनके ऊपर -1 चार्ज है,
और इनका मैस भी 1836 गुना हमने कहा था कम होता है, तो इसकी निस्बत इसका मैस कम है, चार्ज भी कम है, इसीलिए इसकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फ़ा की निस्बत क्या होगी, कम होगी। और सबसे ये आ जाएं, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज, और इनका मैस भी बहुत कम, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है, समझ आ गई। तो इसका मतलब हम अगर आयोनाइजेशन के हवाले से लिखें तो सबसे ज़्यादा अल्फ़ा पार्टिकल की है, मैं इसी में सारी बात आपको समझा देता हूँ। सबसे ज़्यादा अल्फ़ा की है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है, बस ये टॉपिक है। ठीक है, अब मैं वहाँ से भी पढ़ के बता दूंगा, लेकिन ये थीम था सारा, समझ आ गई इसकी। अब आखिरी आर्टिकल वो भी समझ लें, फिर बात ख़त्म। पेनिट्रेटिंग की सलाहियत, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। ठीक है बच्चों, बस आखिरी है, 2 मिनट आखिर। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, देखो जी ये क्या है, बड़ा आसान है। पेनिट्रेट का मतलब है मादे में सरायत करना, मैटर में सफ़र करना। जैसे मैं आपको यार सिंपल बताता हूँ, सफ़र करने से क्या मुराद है। एक मोटा बंदा है, चलिए शुक्र है बच्चे बताने वाले हैं इधर। अच्छा, अब ज़रा देखें, जो मोटे साहब हैं वो कम दौड़ सकते हैं, कम सफ़र कर सकते हैं, उससे पतला थोड़ा ज़्यादा सफ़र कर सकता है। जो सबसे पतला है इनके सबसे स्लिम है, स्मार्ट है। अब पतले से मुराद नहीं बिल्कुल ही मरिया वो क्या है, ठीक है, वो ज़्यादा सफ़र कर सकता है। समझ आ रही है, यही यहाँ पे केस है। ये सबसे भारी था कौन सा, अल्फ़ा, ये उससे कम कौन था, बीटा, थोड़ा कम कर लें बीटा, और ये कौन है जी, गैमा। इसका मैस भी ज़्यादा है, ज़्यादा मोटा है, इसका चार्ज भी ज़्यादा है। इसके सामने हम रख दें मैटर, मादा रख दें, जो प्रोटॉन जिसमें एटम पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, है कि नहीं। ये कोई मादा पड़ा हुआ हमारे पास, मैटर पड़ा हुआ है। अब इस मैटर में से इन तीनों ने गुजरना है। ये जनाब मोटे हैं, इनके पास चार्ज भी है, प्लस चार्ज है। जब ये लेके इधर निकलेगा तो एक तो ये प्लस प्लस वाले दफ़ा करेंगे इसको, माइनस वाले इसको इधर खींच रहा है, को उधर खींच रहा है, और है बेचारा मोटा, टकरा टुकरा लांदा जा रहा है कि नहीं। तो जल्द ही ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी ज़ाया कर देगा और इधर ही बेचारा इधर ही जाम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा सफ़र। इसके पास चार्ज थोड़ा कम है और इसका मैस भी कम है, तो इसकी निस्बत ये थोड़ा आगे चला गया। समझ रहे हैं, देखें यहाँ तक रहा था ना, ये आगे चला गया। और ये जनाब बिल्कुल ही पतले हैं, न्यूट्रल हैं, कोई चार्ज इनके पास ना, तो इसको प्लस से गर्ज है ना इसको माइनस से गर्ज है। ना इन्हों जमा वाले ने छेड़ना, ना इन्हों जमा वाला होता फिर माइनस वाले ने छेड़ना था कि नहीं एक दूसरे को। तो ये जनाब मस्त मोल, तो ये जाएगा ज़्यादा दूर तक। अब जब जाएगा तो टकराते टकराते तो इसने भी जाना है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस्ट करनी है। इसका मतलब ये सबसे दूर तक जा रहा है। समझ आ रही है। तो मादे में सबसे ज़्यादा सरायत कौन करता है, गैमा। और जो पीछे आयोनाइजेशन वाला था उसका उलट है, ये उससे कम बीटा, उससे कम अल्फ़ा। तो सबसे वो जो पीछे वाला उसमें बस वो सिंबल बदल देनी है। सबसे ज़्यादा किसका है जी, गैमा का, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फ़ा। पीछे वाले में उलट बताया था ना, पीछे वाले में ये किया था, सबसे ज़्यादा अल्फ़ा, उससे कम बीटा, उससे कम गैमा। पहले शक्ल इधर को थी ना, अब इधर को कर दी है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का टॉपिक, और काफ़ी हमने आज डिस्कस कर ली हैं बातें। उम्मीद करता हूँ आप ज़िंदा ही होंगे अभी तक। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। इसको ऑफ कर दो यार।